बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी यूजेस ऑफ आइसोटोप। क्या आइसोटोप्स को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आइसोटोप्स हमारी ज़िंदगी में बेतहाशा जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें से चंद एक का जिक्र जो है वो आपके बुक में किया गया है। इनमें सबसे पहला जो यूज़ है जी वो है रेडियोथेरेपी या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर का इलाज जो है वो किस तरह से किया जाता है। बहुत आम सी टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है जी। अक्सर लोगों को सुना होगा जी, अल्लाह ताला माफ़ करे जिनको कैंसर होता है जी, वो कहते हैं जी हम शुआएं लगवा कर आए हैं। यानी जो जिस हिस्से में कैंसर मौजूद है जी वहाँ पर शुआएं जो हैं वो लगवाई गई हैं। वो शुआएं हैं कौन सी जी? वो शुआएं जो हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मौजूद हैं जिनसे वो निकलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को स्किन कैंसर है तो स्किन कैंसर के लिए जो शुआएं निकाली जाती हैं या जो निकलती हैं वो फास्फोरस 32 या स्ट्रोंशियम 90 से निकाली जाती हैं जी। और ये वाली जो रेडिएशंस हैं ये बीटा रेडिएशंस कहलाती हैं। यानी उन बीटा रेडिएशंस को उस बॉडी के हिस्से पर फाल करवाया जाता है जहां पर स्किन कैंसर जो है वो मौजूद हो। अब ये रेडिएशंस करती क्या हैं? ये रेडिएशंस उन सेल को ख़त्म कर देती हैं या उन सेल को डेड कर देती हैं। इसी तरह ये है जी स्किन कैंसर, यानी अगर आपकी जिल्द के ऊपर है, अगर यही कैंसर आपकी बॉडी के किसी अंदरूनी हिस्से के अंदर मौजूद है तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल किया जाएगा। कोबाल्ट 60 अफेक्टिंग विद इन द बॉडी, यानी ये क्या काम करेगा जी? ये बॉडी के अंदर काम करेगा। इज यूज बिकॉज इट एमिट स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशन, और ये गैमा रेडिएशन जो है वो खारिज करेगा। और गैमा रेडिएशन की जो पेनिट्रेशन पावर है ये बीटा रेडिएशन से कहीं ज्यादा है। दूसरा है जी ट्रेसर फॉर द डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, कि अगर हमने किसी बीमारी की तशखीस करनी है तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं आइसोटोप्स को, और इसके अलावा मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ ये आपकी बाजू है जी और बाजू के किसी हिस्से में खुदा ना खास्ता आपको कैंसर है, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ जी कि बाजू के इस हिस्से के अंदर जो है अल्लाह ना करे जो है वो किसी की कैंसर है, अब क्या करेंगे जी? हम कोई भी आइसोटोप्स जो है जो इनके लिए हम डायग्नोस के लिए इस्तेमाल करते हैं जी उसको आपकी बॉडी पार्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। अब जहां पर ये मूव करते हुए, जहां पर फर्ज करें ये मूव करते हुए यहां पर पहुंचा और यहां पर आकर ये रुक गया। अब हम मुख्तलिफ जो है वो डायग्नोस्टिक मशीन के जरिए इस जो हमने ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिस्म के अंदर इंसर्ट किया है इसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब जब रुक गया तो ये वाली रेडिएशन मुसलसल यहाँ से खारिज कर रहा होगा, ये मूव नहीं कर रहा होगा और यहाँ से अपनी रेडिएशन जो है वो मिट कर रहा होगा। सो हमें पता चल जाएगा कि जिस्म के इस हिस्से के अंदर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है, ये ट्यूमर जो है वो मौजूद है। मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ पर लिखा है जी आइसोटोप्स आयोडीन 131 इज यूज फॉर डायग्नोस द ग्वाटर इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर ग्वाटर मौजूद है तो इसके लिए हम आयोडीन 131 को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अमूमन ग्वाटर जो है वो गिलर्ड के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसी तरह से टेक्टेनियम है जी, टेक्टेनियम यूज टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ, यानी हड्डियों की ग्रोथ के लिए जो है ये इसको जांचने के लिए जो है वो हम टेक्टेनियम आइसोटोप जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है जी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूज। जैसे कि अक्सर आपने ये सुना होगा जी कि फलां जगह से एक चीज़ पत्थर जो है वो डिस्कवर हुआ या फलां जो है वो बॉडी डिस्कवर हुई, फलां जो है वो मम्मी डिस्कवर हुई, वो इतने 100 साल पुरानी है। अब साइंटिस्ट को ये कैसे पता चल जाता है जी ये इतने 100 साल पुरानी है? कि हम जैसे लोग तो यही कहते होंगे ये झूठ बोल रहे हैं, अपनी तरफ से गप्पे मार रहे हैं, नहीं जी। बल्कि ये क्या करते हैं जी, ये इनके अंदर रेशो चेक करते हैं जी कार्बन 14 की और कार्बन 12 की। कार्बन 14 एंड कार्बन 12 इनकी रेशो जो है वो निकाली जाती है। जब तक कोई चीज़ जिंदा रहती है
तो उसमें ये वाली जो कार्बन 14 की मिकदार है ये कांस्टेंट रहती है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जी, ये रेडियो एक्टिव है, ये कांस्टेंट रहती है। जैसे ही वो चीज मर जाती है या जमीन के नीचे दफन हो जाती है जी, तो इसकी मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, डिके होना शुरू हो जाती है। अब जितनी इसकी मिकदार कम होती चली जाएगी, यानी कांस्टेंट मिकदार का हमें पता है जी, ये वाली कांस्टेंट मिकदार इतनी है। अब डिके का टाइम पीरियड है जिसको हम हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कहते हैं। अब जितना वो कम होता जाएगा उस लिहाज से इनका एज डिटर्मिनेशन जो है वो हम करते जाएंगे, यानी उनकी उम्र का अंदाजा जो है वो लगाते जाएंगे। जैसा कि यहां पर लिखा गया है जी, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फोसिल्स। फोसिल बोला जाता है जी जो चीजें मर चुकी हैं, उनको जो है ये जमीन नीचे जो चीजें दफन हो चुकी हैं उनको फोसिल बोला जाता है। लाइक डेड प्लांट है, एनिमल्स है एंड स्टोन्स है। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे पास कौन सा है जी, कार्बन 14 है। अब इसकी हाफ लाइफ निकाली जाती है। हाफ लाइफ से मुराद उसकी आधी जिंदगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं फर्जी वैल्यू में ले रहा हूं जी, फर्ज में कर दूं जी कि हमारे पास जो जिंदा चीजें हैं उसकी मिकदार जो है वो 10 होगी। अब ये जो इसने डिके होना है, फर्ज करें मैं कहता हूं जी 1 साल बाद जो है वो इसने डिके होना है, यानी इसका हाफ लाइफ टाइम जो है वो 1 साल है। अगर हमने वो चीज जो है वो डिस्कवर की और हमें उसकी जो मिकदार मिली वो 5 मिली, तो इसका मतलब है जी वो 1 साल पुरानी है, यानी 1 साल के बाद उसकी मिकदार जो है वो आधी रह जाएगी। इसको हाफ लाइफ जो है वो बोला जाता है। आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट फोसिल्स बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी। उनकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो मेजर की जाती है। और कार्बन 14 इन देम इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपली या कार्बन डेटिंग। इसको रेडियो कार्बन डेटिंग या सिंपली जो है वो कार्बन डेटिंग जो है वो बोला जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसकी यूज है जी, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं जी। नेक्स्ट यूज हमारे पास है जी केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आइसोटोप को केमिकल रिएक्शन की डिटर्मिनेशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है जी, मिसाल के तौर पर जैसे कि यहां पर यह कहा गया है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में। CO2 ये इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में। अब इसमें जो हम कार्बन डाई ऐसे इस्तेमाल करेंगे जिसमें कार्बन 14 को इस्तेमाल किया गया होगा, यानी कार्बन 12 की बजाय हम कार्बन 14 वाली कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे। अब इस टेक्निक को बोला जाता है जी लेबलिंग टेक्निक, यानी इसको हम लेबल कर देंगे। ये जिस तरह से हम फर्ज करें जी एक दौड़ लगी हुई है जी, एक दौड़ के अंदर जो है वो बेशुमार इंसान या जानवर जो है वो मौजूद हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा जी ये वाला जानवर हमारा है, हम उसके ऊपर कोई स्पेशल टैग लगा देंगे, कोई खास किस्म का कपड़ा उसके साथ बांध देंगे, खास किस्म का कलर उस पर कर देंगे, जहां से हमें पता चलेगा जी ये चीज हमारी जा रही है। सो इसी तरह से इसको लेबलिंग टेक्निक बोला जाता है। अब यहां पर हम किसके साथ लेबल करते हैं जी, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ इसको लेबल करते हैं। सो जहां जहां से वो गुजरेगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी जिन जिन स्टेप से होता हुआ गुजरेगा, वहां से हम इसको बासानी जो है वो जज कर सकते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन to follow the radioactive element during a reaction ultimately to determine the structure। यानी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को जो है वो जांचते हैं जी, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 इज यूज्ड टू लेबल द कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म अ ग्लूकोज। इट्स मूवमेंट इज डायरेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप टू द ग्लूकोज। यानी इसमें से जिन जिन वो स्टेप से होकर गुजरी है जी, उन सब के बारे में जो है वो हम इनसे जांच सकते हैं जी कि वे किस तरह से या किस रास्ते से होती हुई जो है वो गुजरी है। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के अंदर यहां पर जो है वो एक प्रोसेस का जिक्र किया गया है जिसको बोला जाता है जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ये आपने इससे पहली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा जी। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है जी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है छोटे मॉलिक्यूल्स में और साथ में एनर्जी इमिट करता है। जैसा कि यहाँ पर यूरेनियम है जी, यूरेनियम को तोड़ा गया किसकी मदद से, न्यूट्रॉन्स की मदद से। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स ही होते हैं। ये बेरियम के अंदर और क्रिप्टॉन में टूटेगा, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और यहाँ से ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है।
अब ये वाली एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये वाली एनर्जी हम देते हैं पानी को। पानी से क्या बनाया जाता है जी? स्टीम। और ये वाली स्टीम क्या करती है जी? ये वाली स्टीम चलाती है टरबाइन्स को, और ये वाली टरबाइन आगे किसको चलाती हैं जी? ये वाली आगे जनरेटर को चलाती हैं जी, और वो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। सो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का एक यूजफुल पीसफुल पर्पस जो है वो हमारे पास मौजूद है, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा कर सकते हैं, और बहुत सस्ती जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। और ये वाला पीसफुल पर्पस के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत पड़ती है, कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो चला रहे होते हैं। Radioactive isotopes are used to generate the electricity by carrying out a controlled nuclear fission reaction in the nuclear reactor. For example, when uranium-235 is bombarded with a slow-moving neutron, the uranium nucleus break up to produce the barium-139 and the krypton-94 and the 3 neutrons. A large amount of energy is released which is used to convert the water into the steam into the boiler. The steam then drives the turbine to generate the electricity. This is a peaceful use of the atomic energy for the development of the nation. So ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आइसोटोप के मुख्तलिफ इस्तेमालात के ऊपर जो है वो बात की। सो आज का लेक्चर जो है यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है जी। आज के लिए हमें इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।